अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्लास 10th में मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने कवर कर लिया है। जो 30% सिलेबस के हिसाब से मैं चल रही हूँ कि जितना 30% सिलेबस आपका हटा है उसके बाद जो बचा हुआ है मैं उन्हें ही लेके चल रही हूँ, जिनमें कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं। अधिकांश चैप्टर्स के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये जो चैप्टर बचे हैं उनके अभी मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ। बच्चों, ये चैप्टर है हड्डियों की टूट और मूंछ। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है हड्डियों की टूट और मूंछ। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अस्थि भंग अथवा हड्डियों की टूट कहते किसे हैं। दुर्घटना या संघर्ष में किसी हड्डी का एक या दो स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना अथवा अस्थि भंग कहलाता है ना। अस्थि का मतलब भी हड्डी ही होता है, वो हिंदी में है, तो वो अस्थि भंग कहलाता है। यानी साधारण शब्दों में हम कहें तो किसी हड्डी का एक स्थान से अथवा कई स्थान से टूट जाना ही अस्थि भंग अथवा हड्डी की टूट कहलाता है। बच्चों, अब ये जानते हैं कि अस्थि भंग के कारण क्या है, किन कारणों से हड्डी टूट जाती है। तो सबसे पहला है सीधी या प्रत्यक्ष चोट। बच्चों, जब ना आपको अचानक, जैसे आपकी ये हड्डी है, आपकी ये हाथ वाली हड्डी है, तो इस पे अचानक से किसी चीज से बहुत तेजी से आघात होता है या कोई चीज इस पे गिरती है, तो ये अगर हड्डी टूटती है तो इस प्रकार की अस्थि भंग को सीधी अथवा प्रत्यक्ष चोट से होने वाला अस्थि भंग कहा जाता है। दूसरा है झटके से अथवा अप्रत्यक्ष चोट से। कई बार क्या होता है ना, किसी जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप किसी से टकरा रहे हो, कोई गिर रहा है, आप उससे टकरा गए हो, उसकी वजह से आपको चोट लग गई है, तो इस प्रकार का अस्थि भंग अप्रत्यक्ष चोट से अथवा झटके से लगने वाला अस्थि भंग कहलाता है। अगला है बच्चों पेशियों के अधिक खिंचाव से। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों में कभी कभी अत्यधिक खिंचाव हो जाने के कारण भी अस्थि भंग हो जाता है। अब आपको पहचान कैसे होगी कि अस्थि भंग है अथवा आपकी हड्डी में टूट है। तो अस्थि भंग की पहचान बच्चों, सबसे पहले जब कहीं पे कोई हड्डी टूटती है तो वहां पे असहनीय पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है। जैसे मान लीजिए आपकी इस उंगली की हड्डी टूट जाती है तो इस उंगली में इतना दर्द होगा कि आप उसे छूने में भी असमर्थ दिखेंगे, इसे आप आसानी से छू नहीं सकेंगे। तो ये अगर अस्थि भंग होगा, अगर हड्डी कहीं से टूटी होगी तो वहां पे असहनीय पीड़ा होगी। दूसरा क्या है, सूजन हो जाता है। अगर कहीं हड्डी टूटती है तो वहां सूजन भी हो जाता है। बच्चों, मोच में भी सूजन हो जाता है, लेकिन मोच में हड्डी छूने योग्य, वो अंग छूने योग्य रहता है, लेकिन जहां टूट होती है वहां सूजन रहने पे छूने में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इससे ये समझ में आता है कि हड्डी टूट गई है अथवा अस्थि भंग हुआ है। तीसरा है आकार का बिगड़ जाना। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ये स्थान से आपको यहाँ पे हड्डी यहाँ से खिसक के यहाँ तक चली आई है, यहाँ तक चली आई है, तो जो नॉर्मल आपके हाथ का शेप होगा वो यहाँ ना हो के बल्कि यहाँ एक फूला हुआ सा होगा। तो अगर सामान्य शेप से, सामान्य आकार से अलग आकार दिखता है तो अस्थि भंग की संभावना है। असाधारण, अगला है बच्चों असाधारण गति। जब न किसी हिस्से में, जैसे मान लीजिए यहाँ की हड्डी टूटी है और यहाँ पे आपको ना अजीब सा, यहाँ पे जैसे कुछ हिलता सा प्रतीत होता है, तो वहां पे ये जो असाधारण गति है ये बताती है कि आपके शरीर के उस हिस्से में अस्थि भंग है। अगला है कड़कड़ाहट के शब्द। कई बार ना कई जगह से हड्डी टूट जाती है तो जैसे ना कड़कड़ाने की सी आवाज आती है। हालांकि इतनी स्थिति में आप होते नहीं है, वो डॉक्टर ही समझ पाता है अथवा प्राथमिक चिकित्सक समझ पाता है
कि आपको अस्थि भंग हुआ है, क्योंकि अगर अस्थि भंग होगा ना तो इतना तो होगा नहीं कि आप उसे छू के देख सकें कि उसमें कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है, बट आवाज आती है। तो अगर उस तरह के शब्द आ रहे हैं तो भी अस्थि भंग होने का लक्षण हो सकता है। अगला है निष्काम होना, मतलब जिस पर्टिकुलर अंग में अस्थि भंग हुआ है वो पर्टिकुलर अंग काम करना बंद कर देता है। यानी आप उससे, जैसे आपके पैरों में अस्थि भंग हुआ है तो आप बिल्कुल भी उस पैर से चल नहीं सकेंगे, आपके हाथ से, उस हाथ से बिल्कुल भी आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों ये है अस्थि भंग। अस्थि भंग अगर हुआ है या कहीं हड्डी में टूट है तो उसकी पहचान हम इन सारे लक्षणों से कर सकते हैं। अगला है अस्थि भंग के प्रकार। बच्चों देखो, हड्डियां जब टूटती है ना, तो हड्डी टूटती है, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब कोई मुलायम वस्तु गिरेगी तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटती, लेकिन जब कोई कड़ी वस्तु गिरती है अथवा उस पर आघात होता है तो उसमें बहुत चोट आती है, वो उसमें टूट होने की संभावना ज़्यादा होती है। वही हाल आपकी हड्डियों का होता है। तो अस्थि भंग के प्रकार दो भागों में हम बांट सकते हैं अस्थि भंग को। पहला है कि कैसी चोट लगी है, किस प्रकार की चोट लगी है, यानी चोट के आधार पर अस्थि भंग। चोट के आधार पे अस्थि भंग में पहला है साधारण टूट। साधारण टूट जैसे मान लीजिए आपको आपकी इस अंगूठे की हड्डी टूट गई है, लेकिन इस अंगूठे की हड्डी वही जो भी क्रैक है अंदर है, ना तो हड्डी ने चमड़ा फाड़ के हड्डी बाहर नहीं निकल रही है, ना ही वहाँ के मांसपेशियों को उसने नुकसान पहुँचाया है। तो इस प्रकार का अस्थिभंग साधारण अस्थिभंग अथवा साधारण टूट कहलाता है। दूसरा है विशेष अस्थिभंग। विशेष अस्थिभंग में बेटा होता है कि जब आपकी हड्डी, जैसे ये अंगूठे की हड्डी टूट गई है और टूटने के बाद ये त्वचा को फाड़ के अगर ऊपर की ओर निकल आती है तो इस प्रकार का अस्थिभंग विशेष अस्थिभंग कहलाता है। विशेष अस्थिभंग में रक्त स्राव भी होता है, यानी रक्त भी निकलता है। अगला है पेचीदा अस्थिभंग। पेचीदा अस्थिभंग में ये होता है बच्चों, जैसे ना हड्डियां ही जो हैं, आप अच्छे से जानते हो, हड्डियां ही हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करती हैं, जैसे फेफड़ों की, हृदय की, है ना, और भी मस्तिष्क की, बहुत सारे नाजुक अंगों की सुरक्षा हड्डियां ही करती हैं। कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य प्रकार से जब वो हड्डियां ही टूट के उस पर्टिकुलर नाजुक अंग में घुस जाती हैं तो इस प्रकार का अस्थिभंग पेचीदा अस्थिभंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ चोट के आधार पर होने वाला अस्थिभंग। दूसरा है अस्थि की टूट के आधार पे अस्थिभंग, यानी हड्डी किस प्रकार से टूटी है, जो हड्डी टूटी है वो किस ढंग से टूटी है, इस वर्गीकरण के आधार पे जब हम देखेंगे तो पहला आता है बहुखंड टूट। जैसे ना आपके हाथ पे कोई भारी चीज पड़ जाती है तो ये हड्डियां कई जगह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस प्रकार का अस्थिभंग बहुखंड टूट अथवा बहुखंड अस्थिभंग कहलाता है। दूसरा है दबी टूट। दबी टूट में बच्चों क्या होता है कि जब हड्डियां टूट के एक दूसरे के भीतर घुस जाती हैं, ऐसा अस्थिभंग दबी टूट कहलाता है। अथवा है ना, उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एक दूसरे के भीतर घुस जाते हैं, ऐसा अस्थिभंग दबी टूट कहलाता है। पचड़ी टूट। पचड़ी टूट में क्या होता है बच्चों, इतना छोटे छोटे हो जाते हैं टुकड़े कि फिर उन्हें किसी चीज से सहारा देना पड़ता है, ऐसा टूट पचड़ी टूट कहलाता है। कच्ची टूट। बच्चों देखो, आप अच्छे से जानते हो कि कार्टिलेज भी अस्थि का ही प्रकार होता है ना, उपास्थि। दो चीजें होती हैं, अस्थि और उपास्थि।
छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो अधिकांशतः कार्टिलेज से बनी होती हैं। तो जैसे किसी मुलायम, कोई कड़ी डाल है, आप उसे पकड़ के लटकोगे तो वो टूट जाएगी ना, लेकिन कोई मुलायम डाल है और आप उसको पकड़ के लटके हो तो वो क्या होगा, जैसे ही डाल आप छोड़ोगे ना वापस वहाँ चली जाएगी। तो छोटे बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वो उपास्थियों की बनी होती हैं और उनमें थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, तो वही चीज़ कच्ची टूट कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जाना कि अस्थि भंग के प्रकार कौन से हैं। अब अस्थि भंग में सामान्य उपचार आपको क्या करना होगा अगर आसपास आपके किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना होगा। बच्चों देखो, सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत होती है सामान्य अवस्था में, आप एक गृह विज्ञान की छात्रा होने के नाते आपको क्या करना होगा, सबसे पहले धैर्य धारण करना होता है ना। अगर आप धैर्य नहीं रखते हो तो आप घायल का किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़ है उपयुक्त चिकित्सा सहायता। अगर आप उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हो तो आप तुरंत उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दो, अथवा आपका कर्तव्य बनता है कि आप चिकित्सक को फोन करें, उन्हें बुलाएं अथवा घायल को चिकित्सक तक पहुंचाएं। नंबर 2, रक्तस्राव को रोकना। बेटा देखो, सबसे जब तक डॉक्टर आता है, जब तक कोई आता है और उस दौरान अगर घायल को ज़रूरत से ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो वो रक्तस्राव घायल की अवस्था को और बिगाड़ सकता है। ऐसी दशा में आपका कर्तव्य बनता है कि जिस जगह से रक्तस्राव हो रहा है उस जगह से रक्तस्राव को यथासंभव रोकना। बच्चों जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पहले से हड्डी टूटी है, अगर कहीं की हड्डी टूटी है आप जबरदस्ती वहां दबा रहे हो, प्रॉब्लम बद से बदतर हो जाएगी। जहां आप स्राव रोक सकते हो, जैसे संभाल के रोक सकते हो, वहां रक्तस्राव को रोकना चाहिए। टूटी अस्थि की देखभाल, आपको पता है कि यहाँ से हड्डी फाड़ के निकल चुकी है तो आपको कभी भी उस अस्थि के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, बल्कि उसको संभाल के किसी कार्डबोर्ड की सहायता से, किसी कपच्ची की सहायता से उसको सपोर्ट देना है और उसको ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देना है। घायल अंग की देखभाल, अगर जो अंग, जिस किसी हड्डी की वजह से कोई अंग भी क्षतिग्रस्त है तो उस अंग को भी संभाल के आपको सपोर्ट देके रखना है। ठीक है, झोली का प्रयोग। बच्चों आपने प्राथमिक चिकित्सा में देखा है ना कि जो तिकोनी पट्टी होती है उसको झोली बना के यूज करते हैं। तो अगर कोई अंग टूटा है या उसमें दिक्कत है तो आप उसे सहारा देने के लिए झोली का प्रयोग कर सकते हैं। घायल का स्थानांतरण, जो व्यक्ति घायल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जहाँ पे उसको चोट लगी है और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ तक ले जाने के लिए आपको रोगी के स्थानांतरण की उचित व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार से ले जाना होगा कि रोगी को और अधिक चोट ना लगे। रोगी को पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी इत्यादि चीजें पिलाना भी एक प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य होता है। सांत्वना देना एवं धैर्य बढ़ाना, रोगी को सांत्वना देना होता है और धैर्य बढ़ाना होता है कि आपको अधिक चोट नहीं है, आप जल्दी रिकवर हो जाओगे, बस ठीक हो जाएगा। इस तरह के शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। अब बच्चों देखो, ये तो तुमने सामान्य जाना कि सामान्य जो अस्थि भंग हैं वो इस प्रकार से अधिकांश, लेकिन कुछ विशेष अस्थि भंग, जैसे तुम्हारे मस्तिष्क की जो अस्थियां हैं ना, अगर उनमें चोट हो जाती है, उनमें कब चोट लगेगी, जब कोई भी चीज़ इस पर डायरेक्ट आएगी तभी मस्तिष्क की हड्डियों में टूट होती है। अगर खोपड़ी का जो ऊपरी भाग है, जब उस पे किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष चोट लगता है
और वह टूटती है तो ये जो अस्थिभंग है यह विशेष प्रकार का अस्थिभंग है, क्योंकि उस अस्थिभंग से ना आपके उस खोपड़ी के अंदर सुरक्षित मस्तिष्क को भी चोट लगता है। इसमें प्राथमिक चिकित्सा आप क्या करोगे? इसमें निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा है। सबसे पहले जिसको खोपड़ी में चोट लगी है उसको एक कुर्सी पे एकदम सीधा, ये जो सिर है एकदम सीधा करके आप बैठाओगे, ठीक है। घायल के जो उसने कपड़े पहन रखे हैं अगर बहुत टाइट है तो आप उसके कॉलर, कफ इत्यादि को ढीला करेंगे ताकि जो पेशेंट है उसको आराम हो जाए, ठीक है। तीसरा है रोगी को पीठ के बल लिटाना। अगर बहुत आवश्यक है रोगी को लिटाना तब उसको पीठ के बल ही लिटाना चाहिए, पेट के बल नहीं। रोगी को अगर आराम की अवस्था में है या थोड़ी घबराहट है या किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम है और वह पी सकता है कोई चीज़ को, तो आप रोगी को कोई भी गर्म पेय पदार्थ पिलाएंगे। रक्त अगर वहाँ से सिर से रक्त बहुत ज़्यादा बह रहा है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप उस रक्त को किसी कपड़े से बांधकर किसी भी तरीके से, रक्त स्राव रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कोई भी एक आप प्रयोग करके रक्त स्राव को रोक सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना। अगली क्लास में हम बात करेंगे पसली की चोट के बारे में। थैंक यू बच्चों।